नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत शानदार और अच्छी चल रही होगी। मैंने ठीक इस वीडियो के पहले जो है अपने एक और टॉपिक जो है ऐसे पर बनाया है जो कि ट्रेडिशनल टॉपिक्स से रिलेटेड है। जैसा कि मैं बताता हूं हर बार कि मैं आपको एसएससी के लिए 7+7 टॉपिक्स देता हूं। एसएससी के एसेज के लिए जो 7 टॉपिक होते हैं वो ट्रेडिशनल बेस्ड होते हैं और 7 टॉपिक करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। अगर आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप यकीन मानिए कि आपको एसएससी में बेहतर परफॉर्मेंस करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैंने ट्रेडिशनल टॉपिक के जो 7 जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया है और आज अब शुरू करते हैं करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक जो मैंने 7 चुने हैं। ये काफी रिसर्च के साथ हैं और काफी मैंने इसके पीछे काफी मेहनत की है विद डेटा, फैक्ट, डेट और सारी चीजों को ध्यान रखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके ये करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि मैं इन दिनों एसेज के एक क्लास को मैं आ रहा हूं। अगर आप चाहें, अगर उस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपने 2 स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर का नंबर दे दूंगा। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐड हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1। फर्स्ट टॉपिक जो इसके लिए मैंने चुना है वो है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। क्यों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है? हम जिस कानून का पालन, भारत देश जिस कानून का पालन कर रहा था, यह कानून 1860 में बनी, 1860 में यह कानून बनी थी और तब से लेकर आज तक हम उसी कानून पर चल रहे थे। लेकिन पहली बार इस कानून में बदलाव किया गया। साल 2017 में इसके बारे में योजना बनाई गई। साल 2022 में यह बनकर तैयार हुआ। साल 2023 में प्रेसिडेंट की इसे स्वीकृति मिली और फाइनली साल 2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुआ। तो आप भारतीय न्याय संहिता के जब टॉपिक को आप लिख रहे होंगे, जब इसे प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता केवल इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, क्योंकि केवल आईपीसी नहीं बदला है, इंडियन पिनल कोड। मतलब मैं कॉमन भाषा में समझाऊं कि आज तक भारत में जो कानून चल रहा था, आज तक मतलब 1/7/2024 के पहले तक भारत में जो कानून चल रहा था वो सभी आईपीसी के तहत रन करते थे। मतलब इंडियन पिनल कोड के कंडक्ट के तहत रन करते थे, चलते थे। लेकिन इसके साथ साथ और 2 चीजें हैं। पहला, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। एक तो आईपीसी की अगर कोई जुर्म करता है तो क्या सजा मिलती है। सीआरपीसी यानी कि अगर कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा, पकड़कर पहले कस्टडी में कहां लाया जाएगा, किस तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट होगा, कितने दिनों में उसे कोर्ट लेकर जाया जाएगा, उसकी जमानत कब होगी। मतलब ये सारी चीजें, यानी कि प्रॉपर प्रोसीडिंग उस क्रिमिनल से रिलेटेड कैसी होगी, इसके तहत सीआरपीसी चलती थी। और एक तीसरा एक्ट भी चलता था विच वॉज कॉल्ड इंडिया एविडेंस एक्ट, कि एविडेंस का कलेक्शन कैसे होगा, किस रूप में होगा, एविडेंस को किस तरह से कंजर्व किया जाएगा, किस तरह से रखा जाएगा, सुरक्षित कैसे रखा जाए, किसे एविडेंस माना जाएगा और किसे एविडेंस नहीं माना जाएगा। इस तरह की तमाम रूल एंड रेगुलेशन इंडिया एविडेंस एक्ट के तहत देखी जाती थी। तो ये तीनों चीजें बदली हैं। आईपीसी का बदलाव होकर हुआ है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, बदलकर हुई है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा, इंडिया एविडेंस एक्ट, यह भी बदला है, बना था ये 1872 में। यह बदलकर हुआ भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय साक्ष्य बिल। तो ये तीनों में इस तरह का बदलाव है। तो जब आप इस टॉपिक को लिख रहे हैं तो इन तीनों बातों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि ये तीनों लॉ जो हैं ये क्रिमिनल कोड की तरह, मतलब क्रिमिनल लॉ को ट्रीट करते हैं।
हालांकि एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड जो है वो यूसीसी के लिए भी लागू होंगे, मतलब जो सिविल कानून है। तो जब आप इस टॉपिक को लिख रहे हैं तो भारतीय न्याय संहिता तो आप प्रिपेयर करेंगे, इसके साथ साथ यूसीसी का भी आपको ध्यान रखना है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जो है, जो नई भारत का जो सिविल लॉ है, जो नया लॉ आ रहा है सिविल लॉ, उसे भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। अगर आपको विशेष इस पर बात करनी है तो आप मुझसे जो है जुड़कर बात कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये मेरा पहला टॉपिक था, भारतीय न्याय संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अधिक चर्चा का विषय है अभी। ओके, सो दिस वाज टॉपिक नंबर 1। नाउ दूसरा टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, खूब ये भी चर्चा में है, एकदम बहुत अधिक मीडिया और सबका इन्फ्लुएंस इस पर है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। अब जब आप इस टॉपिक को लिख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। आप सीधे इस बात पर नहीं पहुंच सकते हैं इस चर्चा पर कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या है और वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान क्या है। अगर आप ये करते हैं तो आपका इसे बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इस ऐसे को लिखते वक्त, कि कैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन तक पहुंचे। इसके पहले कौन कौन से एक्ट आए, जैसे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ साल 2015 में, उसने क्या प्रस्ताव रखे थे। 2017 में नीति आयोग का जो डिस्कशन पेपर आया था उसमें क्या बातें कही गई थी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपना एक प्रस्ताव रखा था साल 2018 में, उसमें क्या हुआ। फाइनली जो प्रेसिडेंशियल जो कमिटी बनी, प्रेसिडेंट कमिटी जो बनी, जो हाई लेवल कमिटी थी, जो साल 2023 में जिसका गठन हुआ, जिसने अपना फाइनल रिपोर्ट 2024 में सबमिट किया, उस रिपोर्ट का क्या कहना था, और इसके बाद जो डिलिमिटेशन जो कमीशन था वो किस तरह से वर्क कर रही थी साल 2023-24 में, और इसके बाद और बाकी सारी चीजों को आप इसको इंक्लूड करेंगे इसमें। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन एक ब्रॉड टॉपिक है, तो बहुत स्मार्टली इसे लिखना है और काफी रिसर्च के साथ लिखना है, बस यूं ही नहीं लिख देना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये था मेरा टॉपिक नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, आप इसको दो तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी या इंडियाज फॉरेन रिलेशन। क्यों अचानक से सडन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? ये तो ऐसा लग रहा है कि सुनकर कि ये यूपीएससी लेवल का टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स तो यूपीएससी में पूछे जाते थे, तो अचानक मतलब एसएससी जैसे एक छोटे से एग्जाम में ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले कुछ लगभग 1 साल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां ये टॉपिक अब बहुत आम विषय बन गया है। मतलब ये बिल्कुल अब यूपीएससी लेवल की बात नहीं है, ये बिल्कुल आम जनता की भी बात है और आम लोग इससे जुड़ गए हैं। इसकी शुरुआत ही होती है मालदीव्स के रिलेशन से। आपको याद होगा, आप सब पूरे भारतीयों ने जो बायकॉट मालदीव्स मूवमेंट किया था, वहां से इसकी शुरुआत हुई। पहला वो मूवमेंट किस तरह से शुरू हुआ, क्या पीछे रीजन थे, कारण थे। तुरंत साल 2024 फरवरी में, 12 फरवरी 2024 को कतर जो देश है हमारा, मिडिल ईस्ट कंट्री जो है, उसने इंडियन नेवी के 7 इंडियन नेवी के जवानों को रिलीज किया। 8 जवान वहां कैद थे, उन पर एक डेथ सेंटेंस का चार्ज था ऑन स्पाइन, लेकिन 7 जवानों को रिलीज किया गया। तो ये हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के स्ट्रैटेजी को दिखलाता है। उसकी बात तुरंत जुलाई के महीने में जो 2024 में जो हुआ कि भारत और चाइना के बीच एक अच्छी बातचीत रही और दोनों जो डिस्प्यूटेड जो प्लेसेस थे भारत में, जहां जहां पर हमारी मिलिट्री पहले थी और जहां से उन्हें विड्रॉ मतलब कर लिया गया था, अब फिर से पेट्रोलिंग की इजाजत मिल गई है, लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो ट्रॉप्स जो है विड्रॉ करने की बात भी हुई, मतलब चीजें थोड़ी सी सहज हुई। वहां पर जो बहुत टेंस्ड का माहौल था, वो टेंस्ड माहौल जो है कम हुआ। फिर आपको याद है कि बांग्लादेश में जो हुआ पिछले कुछ महीनों में, शेख हसीना सरकार का हटना, नई सरकार का आना, वहां पर
आम जनता, विशेष तौर पर जो हिंदू समुदाय है उसके साथ जो चीजें हुई वो घटनाएं, और हल्का गृह युद्ध वाला जो सिचुएशन उत्पन्न हुआ वो घटनाएं, और भारत का उसमें रोल। इसके साथ साथ श्रीलंका में जो गृह युद्ध की स्थिति 1 साल जो पहले उत्पन्न हुई थी, हम्बनटोटा एयरपोर्ट का एक खास देश को लीज पर दिया जाना, चाइना को, और उसका परिणाम, तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ इंक्लूड हो जाती हैं, और बहुत आम जनता का जुड़ाव जो है इस इंडिया फॉरेन पॉलिसी में अचानक से बन गया है। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये था मेरे तरफ से टॉपिक नंबर 3, इंडिया फॉरेन पॉलिसी या इंडिया फॉरेन रिलेशन। तो ध्यान से लिखें और बेहतर ढंग से लिखें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 4, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत ही अधिक लाइमलाइट का टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया है। चैट जीपीटी का आना, व्हाट्सएप में मेटा का आना, जेमिनी का आना, और ना जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म जो है एआई हमारे बीच लेकर आई है, और उसने एक अद्भुत क्रांति की तरह काम किया है। बिल्कुल एकदम लोगों में जो है अद्भुत तरह की जो एक नीति जो है तैयार कर दी है। लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात है। लेकिन जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख रहे हैं तो आपको बहुत क्लियर डिफरेंस के साथ लिखना है, लाइक डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल लर्निंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डीप फेक क्या है, उसके नेगेटिविटी क्या है, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन पेमेंट। तो इस तरह के तमाम चीजों को आप इंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को लिखते हुए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको इसमें साइबर थ्रेट, साइबर क्राइम और बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके, इसको इनकॉर्पोरेट करके आपको जो इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है इस साल के इसे के लिए। तो ये था टॉपिक नंबर 4। नाउ अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, बहुत ही सेंसिटिव इसलिए मैंने कहा क्योंकि इस टॉपिक ने पूरे देश में बहुत ही ऐसा माहौल तैयार किया जो माहौल साल 2012 में तैयार हुआ था। आपको पता है कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कैसी घटना घटी, एक हमारी इस सिस्टर के साथ, इस बहन के साथ क्या हुआ, और उसको लेकर कितना अधिक प्रोटेस्ट हुआ। तो हमारा ये टॉपिक है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। लेकिन जब आप इस टॉपिक को लिख रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लिखना है। आप इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को भी ऐड करेंगे, डाउरी, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे टॉपिक्स को भी आप इसके साथ ही प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। और आप एग्जाम में जो है अगर इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आप लिखने में कामयाब हो सके, ये मेरा पर्पस है इसके पीछे। तो बेहतर ढंग से लिखिए, और भी जो हिंदुस्तान में इस तरह की और जो घटनाएं पिछले समय में हुई है, पिछले 1 सालों में, आप उसे इससे ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और संवेदना आपकी झलकनी चाहिए, और भविष्य की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं वो भी इसमें दिखाई पड़ना चाहिए। क्या हिंदुस्तान सच में विकसित हो रहा है, या मोरालिटी के ग्राउंड पर हम और नीचे गिरते चले जा रहे हैं, ये आपका इसमें मोटो झलकना चाहिए। ये था टॉपिक नंबर 5। नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक सनसनीखेज टॉपिक तो नहीं, लेकिन बहुत प्राइड का विषय रहा भारत के लिए, इंडिया इन स्पोर्ट्स। खेलों में बढ़ता भारत, भारत खेल में, इस तरह के टॉपिक्स। तो इंडिया इन स्पोर्ट्स जो टॉपिक है, ये सडन लाइमलाइट में इसलिए भी है कि साल 2024 में जो है ओलंपिक हुआ, और ओलंपिक में हमने अच्छा परफॉर्म किया। 6 मेडल हम जीत कर आए हैं। नीरज चोपड़ा जी फिर से सिल्वर जीते। मनु भाकर का पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जो कि एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल जीत कर आई। पैरा ओलंपिक में हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अधिक शानदार रहा। पैरा ओलंपिक में हमने 29 मेडल जीते। साल 2020 के कंपैरिजन में हमने 29 मेडल जीता, जो कि अपने आप में भारतीय पैरालंपिक के फील्ड में रिकॉर्ड रहा। क्रिकेट का जो T20 वर्ल्ड कप हमने जीता,
गुकेश, अगर आपको याद हो, जिन्होंने चेस में जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की। एशियन गेम्स जो कुछ ही दिनों पहले घटा था, उसमें हमने अपने मेडल के टैली को 100 के एवब पार किया। तो ये बहुत सारे अचीवमेंट्स जो भारत ने स्पोर्ट्स के जगत में हासिल किए हैं, और हम अब स्पोर्ट्स को नए तरीके से देख रहे हैं खेलो इंडिया मूवमेंट के जरिए, और किस तरीके से स्पोर्ट्स पर हमारा फोकस अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, जो कि पहले एक समय बिल्कुल डाउन हो गया था, एक समय काफी नीचे चला गया था। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए। ये था टॉपिक नंबर 6, इंडिया इन स्पोर्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसएससी हर बार एक ऐसे का टॉपिक रखती है जो कि बहुत थॉटफुल होता है, बहुत अधिक एक सोचने वाला विषय ऑन द स्पॉट दिया जाता है और आपको लिखने को कहा जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होता है, इस तरह के टॉपिक को वही अटेम्प्ट करें जिनकी ऑन प्रेजेंस लिखने की कैपेसिटी अच्छी है, जो अच्छा लिख सकते हैं, जिन्हें उम्मीद है इस बात का, और जो बहुत अधिक डेटा और पॉइंट्स पर केवल रिलाय नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये काफी अच्छा ये टॉपिक है। लेकिन ये जो विषय है बहुत सेंसिटिव रहा, इसने पूरे हिंदुस्तान को बिल्कुल हिला कर रख दिया। ये जो विषय है, मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष के केस की। आपको याद होगा कि 34 साल का एक भारतीय आईटी सेक्टर का एक लड़का, जो कि अपने वाइफ के साथ डाउरी केस में इस तरह फंसा, और उसने एक बहुत ही लॉन्ग वीडियो जो है यूट्यूब पर डाला, और उसके बाद उसने सुसाइड किया। केवल यही नहीं, अतुल सुभाष नहीं, बैक टू बैक दिल्ली में ही जो है पुनीत खुराना का केस, अगर आपको याद हो, बेकरी बिजनेसमैन। अभी जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, बिल्कुल आज 1 मार्च है, 24 फेब को टीसीएस के जो मैनेजर है मानव शर्मा, उनका भी बिल्कुल वीडियो इसी तरह से फॉर्म में आया, अपने वाइफ के साथ डाउरी केस, और फिर उन्होंने भी सुसाइड की। तो बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया में ओपन अप हो गए हैं, खुल गए हैं। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही अधिक थॉटफुल जो विषय है, जो पूछा जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, ये विषय भी एक बहुत अधिक संवेदनशील विषय है। आपको लिखते वक्त इसमें बहुत सारे एंगल्स को ध्यान रखना है। जैसे पूछा जा सकता है कि मिसयूज ऑफ डॉरी लॉ एंड इट्स इंपैक्ट ऑन मेंस मेंटल हेल्थ, या फिर चैलेंजेस इन इंडियाज फैमिली कोर्ट सिस्टम, अ केस स्टडी ऑफ अतुल सुभाष, या फिर मीडियाज रोल इन शेपिंग पब्लिक परसेप्शन ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स। हिंदी में भी इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि कानूनी प्रक्रिया में मानसिक स्वास्थ्य पर विचार, या फिर विवाह विच्छेद और आर्थिक दबाव। तो इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग विषय पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपके लिए सोचा। तो ये कुल मिलाकर 7 टॉपिक थे मेरी तरफ से, जो करंट अफेयर बेस्ड हैं। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए, बेहतर ढंग से लिखिए, और अगर आपकी कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कुछ पूछना है, तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक यहां पर दे रहा हूं, आप उस पर बात कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ऐसे के क्लासेस के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर का नंबर दे रहा हूं, आप उनसे जुड़कर मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, और गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।